मार्का हक के दौरान वतन के दिफा में कुर्बानी पेश करने वाले शुहदा और जख्मियों की तफसीलात पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने जारी कर दी हैं। ISPR के मुताबिक इस दौरान दुश्मन की जारहियत का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए 11 जवानों ने शहादत का रुतबा पाया, जबकि 78 अहलकार जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में ग़ज़ाई बहरान इंतहा को पहुँच चुका है और सितंबर के आखिर तक कहत के शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी इदारा इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन के मुताबिक गजा में खुराक की सूरत हाल गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से अब तक तेजी से बिगड़ चुकी है। पाक भारत सीज फायर के बावजूद भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी ताहाल बंद है। राहदारी को 6 और 7 मई के भारतीय हमलों के बाद बंद किया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है और दरबार साहिब की इंतजामिया का कहना है कि वो अपने सिख भाइयों की मेजबानी के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके नतीजे में 100 इंडेक्स में 2700 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के आगाज के साथ ही इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया, जो सरमायाकारों के एतमाद और मुस्बत मुआशी इशारियों की अक्कासी करता है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा राबिया कलसूम ने हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी फनकारों पर शदीद तनकीद करते हुए दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। राबिया कलसूम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी स्टोरी में गुस्से भरे इमोजीज के साथ लिखा है कि अगर अब किसी पाकिस्तानी फनकार ने भारत में काम करने की कोशिश की तो वो न सिर्फ चपेड़े मारेंगे बल्कि मुंह पर टमाटर भी फेंकेंगे। मार्का हक के दौरान वतन के दिफा में कुर्बानी पेश करने वाले शुहदा और जख्मियों की तफसीलात पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने जारी कर दी हैं। ISPR के मुताबिक इस दौरान दुश्मन की जारहियत का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए 11 जवानों ने शहादत का रुतबा पाया, जबकि 78 अहलकार जख्मी हुए, जिन्होंने आम शहरियों पर हमलों का दलेरी से जवाब दिया। बयान के मुताबिक शहीद होने वालों में पाक फौज के 6 और पाक फिजाइया के 5 अहलकार शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर मादरे वतन की हिफाजत का हक अदा किया। शुहदा में नाइक अब्दुल रहमान, लाइस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक अकरमुल्ला और नाइक वकार खालिद शामिल हैं, जबकि सपाही अदील अकबर और निसार भी वतन पर कुर्बान हुए। फिजाइया के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब सुल्तान, सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर और कारपोल टेक्नीशियन फारूक शामिल हैं, जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ जुर्रतमंदी से लड़ते हुए जान का नजराना दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले किए, जिनमें 40 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 अफराद जख्मी हुए। तर्जमान पाक फौज ने शोहदा को कौम का फख्र करार देते हुए कहा है कि उनकी कुर्बानियां जुर्रत, जज्बे और मुहब्बल वतनी की रोशन इलामत है, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है और पूरी कौम जारहियत के सामने पुरज़म खड़ी है। ISPR ने वाज़िया किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आइंदा किसी भी किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक भारत सीज फायर के बावजूद भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी ताहाल बंद है। राहदारी को 6 और 7 मई के भारतीय हमलों के बाद बंद किया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है और दरबार साहिब की इंतजामिया का कहना है कि वो अपने सिख भाइयों की मेजबानी के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस हवाले से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह और वजीर बराए अक़लियती अमूर इंसानी हकूक पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भारत से करतारपुर राहदारी फौरी खोलने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि भारत समेत दुनिया भर के सिखों को पाकिस्तान आने की मुकम्मल आजादी दी जाए और राहदारी की बंदिश सिख बरादरी के मजहबी जज्बात के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि जून में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिन और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात पाकिस्तान में रवायती जोशो खरोश से मनाई जाएंगी और दुनिया भर से सिख यात्रियों को शिरकत की दावत दी जाती है। सरदार रमेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता मोहब्बत और भाईचारे पर मुबनी है, जिसकी जड़ें सिख मुस्लिम दोस्ती में पेवस्त हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान दुनिया भर की सिख बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की, जिस पर रियासत पाकिस्तान और अवाम उनके शुक्रगुजार हैं और सिखों की वफादारी को कदर की निगाह से देखते हैं। सरदार रमेश सिंह ने जोर दिया कि मजहबी मकामात और आबादात को सियासत से बरातर रखा जाए और करतारपुर राहदारी को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके नतीजे में 100 इंडेक्स में 2700 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के आगाज के साथ ही इंडेक्स 1,20,000
पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया, जो सरमायाकारों के एतमाद और मुस्बत मुआशी इशारियों की अक्कासी करता है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इस तेजी की बड़ी वजूहात में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी, हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद और IMF से मुतल्लिक मस्बत तवक्कुआत शामिल हैं। तज्जियाकारों का मानना है कि अगर यही रुझान बरकरार रहा तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में मजीद बुलंदियों को छू सकती है, जिससे सरमायाकारों का हौसला मजीद बुलंद होगा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कीमत में भी कमी आई है और डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 281.50 रुपए पर पहुंच गया है, जो इक्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ एक और कदम है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा राबिया कलसूम ने हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी फनकारों पर शदीद तनकीद करते हुए दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। राबिया कलसूम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी स्टोरी में गुस्से भरे इमोजीज के साथ लिखा है कि अगर अब किसी पाकिस्तानी फनकार ने भारत में काम करने की कोशिश की तो वो न सिर्फ चपेड़े मारेंगे बल्कि मुंह पर टमाटर भी फेंकेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये रद्द-ए-अमल किसी एक शख्स तक महदूद नहीं बल्कि हर उस अदाकार के लिए है जो भारत में काम करने का सोचेगा। उन्होंने फन के बगैर सरहद के फलसफे को भी सख्ती से रद्द किया है और कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत बाकायदा कानून साजी करे ताकि पाकिस्तानी फनकारों को भारत में काम करने से रोका जा सके। अदाकारा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है, जहाँ कई सारिफीन उनके हिब्बुल वतनी को सुरा रहे हैं तो कुछ फनकार बरादरी के लिए ऐसे रवैये को नामुनासिब भी करार दे रहे हैं। राबिया कलसूम का ये वाज़ेह और जज्बाती मौक़िफ़ इस बात की निशानदही करता है कि हालिया हालात में फनकारों और आवाम दोनों के जज्बात को शदीद मुतासिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में ग़ज़ाई बहरान इंतहा को पहुँच चुका है और सितंबर के आखिर तक कहत के शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी इदारा इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन के मुताबिक गजा में खुराक की सूरत हाल गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से अब तक तेजी से बिगड़ चुकी है और 21 लाख अफराद यानी तकरीबन पूरी आबादी शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना कर रही है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तकरीबन 1,69,000 अफराद ऐसी तबाकुन सतह की भूख में मुब्तला हैं जिनसे उनकी बका खतरे में है। मजीद ये कि बच्चों में 71,000 से जायद ग़ज़ाई किल्लत के केसेस मुतवक्के हैं, जिनमें 14,000 से जायद शदीद नोयत के होंगे। मार्च 2025 से जारी इसराइली फौजी महासरा इस बहरान की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जिसके बायस इंसानी अमदाद और तजारती अशिया की तरसील तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब डायरेक्टर बेथ बेचडोल के मुताबिक ये मुहासरा इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना रहा है और सूरत हाल नहायत खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। इसराइली हुकूमत ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहत के खदशे को मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि वो अमदाद की तरसील के लिए कोशिशें कर रही है और इल्जाम लगाया है कि हमास अमदादी सामान को चोरी कर रही है। ताहम हमास ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए इसराइल पर इल्जाम आयद किया है कि वो ग़ज़ाई अमदाद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है ताकि शहरी आबादी को दबाव में लाया जा सके। आलमी बरादरी की जानिब से गजा में इंसानी अमदाद की फौरी और महफूज रास्ता खोलने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है ताकि कहत जैसे अलमिये से बचा जा सके। भारत की हालिया हज़ीमत में जहां पाक अफवाज की ज़बरदस्त महारत, तरबियत और सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, वहाँ कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो कि जिसका ज़िम्मेदार खुद भारत है। मसलन भारत ने अपने मुल्क में असला के अंबार लगाए, वो दुनिया का सबसे बड़ा असला का ख़रीदार बन गया, राफेल भी लिए और दूसरा हथियार भी ख़रीदे। लेकिन उसने लगता है हालिया जो कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं उससे लगा कि उसने अपने असले की इंटीग्रेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। कि उसको इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो एक गैर मुल्की हथियारों पर जो आपकी लोकल महारत होती है, अगर पाकिस्तान ने चाइना की मदद से 10C बनाए, JF थंडर बनाए 17, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने उनको अपने माहौल के मुताबिक इंटीग्रेट किया, उनमें कई तब्दीलियाँ की, जैसे JF-17 को ब्लॉक 3 बनाया, वहाँ भी J10C वाले जो PL-15 मिसाइल हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है मार कर सकते हैं, 300 किलोमीटर तक कहा जाता है, वो उसमें भी उन्होंने एडजस्ट किए, J-17 में भी और बड़े से काम किए और उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया, यानी ऐसे जैसे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है, जबकि इंडिया ने उसको फॉरेन टेक्नोलॉजी के तौर पे ही रखा और इंटीग्रेशन की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात, मुझे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंडियन के दरमियान जो है वो मुनासिब कोऑर्डिनेशन भी नज़र नहीं आई और कोई ऐसा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन नज़र नहीं आया। आप छुप के बुज़दिल लाना तरीके से कुछ मिसाइल फेंक देना सिविलियंस पे तो और चीज़ है ना,
لیکن جب آپ ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ پاکستان نے رسپونڈ کیا کہ جہاں میزلز کی ضرورت ہے وہاں میزلز جا رہے ہیں، جہاں طیاروں کی ضرورت ہے وہاں طیارے جا رہے ہیں، اور جہاں ڈرونز کی ضرورت ہے وہاں ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خام خواہ ڈرونز بھیجتے جائیں، پہلے بغیر سوچے سمجھے سویلینز پہ اٹیک کر دیں، پھر طیاروں کی لڑائی میں مار کھائیں، طیارے پیچھے لے جائیں اور پھر ڈرونز بھیجنا شروع کر دیں، بلکہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کا انتہائی درجے کا جو لیک ہے وہ نظر آیا بھارتی جو افواج ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، انٹیگریشن آف دی آرمامنٹ اور کوآرڈینیشن امنگ دی آرمڈ فورسز، کہ اس کو پریپیئر کرنے میں، اس کو بنانے میں اگر آج بھی وہ شروع کریں تو برسہ برس لگ جائیں گے، کیونکہ پوری تربیت کا سٹرکچر بدلنا ہوگا اور بہت سے عوامل جو ہیں وہ ان کو شامل کرنا ہوگا اپنی تربیت میں۔ تیسری ایک چیز جو بھارت کی جو سوچ ہے وہ جس طرح ریفلیکٹ کی ہے ان کے میڈیا کے ذریعے، اور خود ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو آفیشلز ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے۔ چلے میڈیا تو میڈیا، وہ کہتے ہیں نا کہ چھاننی تو چھاننی، چھاج تو چھاج، چھاننی بھی بولے کہ میڈیا تو چلو ٹھیک ہے، آپ ویورڈ ہے بالکل، اس کا کچھ سر پیر نہیں ہے، لیکن آپ ذرا بھارتی جو ذمہ دار لوگ کہلاتے ہیں آفیشلز، ان کے بیانات کی طرف دیکھیں کہ ایک بڑی مضحکہ خیز جو توجیہ پیش کی گئی پاکستانی اٹیک کی کامیابی کی، وہ یہ تھی کہ ان کے طیارے کمرشل طیاروں اور ٹرانسپورٹ طیاروں کی آڑ لے کے بھارت میں داخل ہو گئے۔ بھائی ایئر سپیس تو کتنے عرصے سے بند ہے، اور کوئی بھی بھارت جانے والی پرواز، چاہے وہ بھارتی کمپنی کی نہ بھی ہو، وہ ایک لمبا چکر کاٹ کے جا رہی ہے، وہ پاکستانی ایئر سپیس تو جو جا نہیں رہی۔ تو یہ کون سے کمرشل طیارے آپ کی طرف جا رہے تھے؟ ہماری ایئر لائن بھی نہیں سرو کر رہی اس طرف، ٹھیک ہے نا، آپریٹ کر رہی۔ تو پھر یہ کون سے، ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ کون سے کمرشل اور ٹرانسپورٹ طیارے ہیں، یا یہ وہی کمرشل اور ٹرانسپورٹ طیارے ہیں اسی نظریے والے کہ جس نظریے کے تحت آپ نے لاہور کی بندرگاہ پہ بھی آپ نے قبضہ کرا دیا، آپ کے میڈیا نے، آپ بھی وہی اپروچ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اتھینٹک اپروچ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ محض ایک جذباتی قسم کی ایک ریٹرک ہے جو کہ آپ اوپر سے نیچے، آپ کے میڈیا سے لے کے آپ کے سوسائٹی کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں بی جے پی کے، ان کے اندر سے لے کے آپ کے آفیشلز تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تیسری چیز جو انہیں، جس پر بڑا پوائنٹ ٹو پونڈر ابھی بھی کرنا چاہیے، اور جو ان کے حمایتی ہیں، جو انہیں بچاتے ہیں، جو ان کو اپنا تھانے دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس خطے کی، اور پھر وہ بھی بھارتی جو بھارت منہ کی کھاتا ہے تو انہیں بھی عزیمت اٹھانا پڑتی ہے، وہ بھی اسے سمجھائیں کہ اپنی سوسائٹی کو ریئلسٹک بنائیں۔ آپ جتنے ان ریئلسٹک ہو جائیں گے، جتنے جھوٹ بولیں گے، جتنا آپ سچ سے دور ہوں گے، آپ اتنا ہی اپنے سوسائٹی کا، اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا نقصان کریں گے۔ تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اتنے مشورے دینے کی، لیکن ہم انہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ بھی غور کریں۔ اب آپ جو اس طرح اپنا جنگیں جو ہیں وہ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں میڈیا کے سر پہ نہیں لڑی جاتی، اور نہ میڈیا کے سر پہ جیتی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میڈیا ایک اہم فیکٹر ہے، اور اس میں سوشل میڈیا بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس میں وہ یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب آپ کی جو آپریٹو فورسز ہیں، جو آپریشنل فورسز ہیں، ان میں کوئی جان ہو، ان کے آپریشنز میں کوئی جان ہو۔ اگر وہ بالکل ہی ہیلپ لیس محسوس ہوں، بالکل ہی مار کھا جائیں جیسا کہ آپ نے کھائی ہے، تو اس کے بعد آپ کو میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور کوئی سپر پاور بھی جو ہے وہ آپ کو، آپ کی شکست کو وکٹری میں نہیں بدل سکتی۔ تو ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اپنی بیٹر سینس جو ہے وہ پرویل کریں اور عقل سے سوچیں، اور اس خطے کی تباہی کے ذمہ دار بننے کی کوشش نہ کریں، جو ریئلٹیز ہیں انہیں فیس کریں۔